हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के बारे में बताने वाला हूं। प्रकाश अभिक्रिया के बारे में बात करें तो पहले हम देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करूं तो प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रियाएं होती है। कितनी अभिक्रियाएं होती है? दो अभिक्रियाएं होती है। एक कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाश अभिक्रिया होती है और एक अप्रकाश अभिक्रिया होती है। एक कौन सी है? प्रकाश अभिक्रिया है और एक कौन सी है? अप्रकाश अभिक्रिया है। दो अभिक्रियाएं मुख्यतः होती है ना। तो अब इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में बात करें तो हम इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले क्या देख रहे हैं? प्रकाश अभिक्रिया के बारे में बात करें। प्रकाश अभिक्रिया का दूसरा नाम है प्रकाश निर्भर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रकाश निर्भर अभिक्रिया, क्योंकि ये प्रकाश पर निर्भर है इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? प्रकाश निर्भर अभिक्रिया। या इसका जो तीसरा नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोल रहे हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या लगता है? प्रकाश लगता है, लाइट लगता है। रासायनिक अभिक्रिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर रसायन मतलब क्या? एटीपी और NADPH2 का संश्लेषण होता है। किसका? एटीपी और NADPH2 का संश्लेषण होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, एटीपी और NADPH2 के संश्लेषण के कारण इसे एसिमिलेटरी, क्या बोल रहे हैं? एसिमिलेटरी पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेटरी पावर भी कहते हैं, मतलब एसिमिलेटरी पावर का निर्माण करने वाली अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि यार ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये अभिक्रिया होती है हरित लवक के अंदर। तो ये हम हरित लवक बना रहे हैं। हरित लवक में दो झिल्लियां होती है, एक बाहरी झिल्ली होती है और एक कौन सी होती है? भीतरी झिल्ली होती है। ये बाहरी और भीतरी झिल्ली है। अच्छा, इसके बीच में बात करें तो ये जो आपको इतना बड़ा सा मैदान दिख रहा है क्रिकेट ग्राउंड के जैसा, ये जो मैदान है, इस मैदान को हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं पिठिका। क्या कहते हैं? इसी को पिठिका कहते हैं। इस पिठिका के अंदर बात करें तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना। ग्रेना कैसे बने होते? सिक्कों से बना होता। ये सिक्का, एक के ऊपर एक सिक्के जमा करते जाओ, तो सिक्के जमा करेंगे तो सिक्कों से क्या बन जाएगा? सिक्कों का एक पिलर बन जाएगा और इस सिक्कों के पिलर को ही हम ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। या ऐसे समझो कि मल्टी है, एक स्टोरी, दो स्टोरी, तीन स्टोरी, चार स्टोरी, ऐसी एक के बाद एक स्टोरी पूरी मल्टी खड़ी हो गई है, तो ये पूरी मल्टी है। इसी को हम बोलते हैं ग्रेना थैलेक्वाइड। क्या बोलते हैं? ग्रेना थैलेक्वाइड। ग्रेना थैलेक्वाइड कहते हैं। अच्छा, ये जो ग्रेना थैलेक्वाइड है इस पूरे को, और ये काय से बना? सिक्कों के जमने से बना। तो इसमें जो एक सिक्का है, एक सिक्के को हम कहते हैं थैलेक्वाइड। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। और उस पूरे पिलर को ग्रेना थैलेक्वाइड कहेंगे या ग्रेनम कहेंगे, है ना। अच्छा, इसके अंदर क्या होती? इसके अंदर प्रकाश अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया इसके अंदर हो रही है? प्रकाश अभिक्रिया हो रही है, लाइट अभिक्रिया हो रही है। अब पहले ही पता है प्रकाश अभिक्रिया क्या लगेगा? प्रकाश लगेगा। तो इसमें जो प्रकाश लगता है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 400 से 700 नैनोमीटर। कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं PAR। PR, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। कौन सा विकिरण है? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण इस पर पड़ा, इसमें क्या लगेगा? इसके अंदर लगता है H2O। क्या लगता है? H2O लगता है। और H2O इस प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तो क्या होगा? जल का प्रकाश ऑक्सीकरण। H2O का क्या हो रहा है? प्रकाश ऑक्सीकरण हो रहा है। H2O का इसके अंदर क्या हो रहा है? प्रकाश ऑक्सीकरण हो रहा है। ये प्रकाश ऑक्सीकरण हो रहा है। अच्छा, प्रकाश ऑक्सीकरण से क्या क्या मिलेगा?
प्रकाश ऑक्सीकरण से मिलेगा हमें, ऑक्सीजन निकलेगी नीचे, तो ये ऑक्सीजन निकल रही है, जो आप लेते हो ऑक्सीजन यहीं से निकल रही है। दूसरा और क्या निकलेगा, 2 H+ आयन निकलेंगे, और क्या निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इन 2 H+ आयन उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, ये 2 H+ आयन उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन रिसीव करेगा, NADP+ रिसीव करेगा और काय में चेंज हो जाएगा, NADPH2 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, ATP बनेगी। अच्छा, ये जो चीजें हैं ये कहाँ पर लगेगी, ये इसमें लगेगी अप्रकाश अभिक्रिया में, डार्क रिएक्शन में। किसके अंदर लग रही है, अप्रकाश अभिक्रिया में दोनों चीजें यहाँ पर लग जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर लगती और यहाँ से फिर क्या निकलता है, तो NADP+2 निकलेगा, और क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा, ADP+IP निकलेगा, और ये यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ से फिर ये यहाँ पर यहाँ आते रहते हैं, ये बनेंगे, फिर बनने के बाद इसमें लगेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, ये चक्र चलता रहेगा। अब आपसे पूछते हैं कि भाई लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन में कैसा क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, कौन से प्रकाश लगेगा, कौन सा प्रकाश आवश्यक होगा, 400 से 700 नैनोमीटर का, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय प्रकाश। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ चलती, तो ग्रेना थैलेकॉइड में चलती है ना। प्रकाश अभिक्रिया में क्या लगता है, जल लगता है, क्या निकलता है, क्या क्या उत्पाद है, ऑक्सीजन है, ATP और NADPH2 है। ऑक्सीजन बाहर निकल जाती, ATP और NADPH2 कहाँ लगते हैं, डार्क प्रकाश अभिक्रिया में, डार्क रिएक्शन में लगते हैं। अच्छा, फिर आपसे और क्या पूछेंगे कि प्रकाश लाइट के ऑफ होने पर क्या होगा, लाइट के ऑफ होने पर लाइट रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया बंद हो जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी, है ना। दूसरा, प्रकाश चालू होने पर तुरंत चालू हो जाएगी। फिर हम बात करें किसकी, डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन किस पर निर्भर करती है, डार्क रिएक्शन प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर करती, किस पर, ATP और NADPH2 पर निर्भर करती है। ये प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद, इन दोनों पर अप्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती। तो बोले क्या ये अप्रकाश अभिक्रिया इस पर भी निर्भर करती, हाँ इस पर निर्भर करती, पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं। कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। चीजें क्लियर है। फिर बोलते हैं कि भाई लाइट अब ऑफ हो गया तो क्या होगा, ये तुरंत बंद हो जाएगी, ये तुरंत बंद नहीं होगी, ये जब तक चलेगी तब तक क्या होगा, NADPH2 और ATP उपलब्ध रहेंगे, तब तक ये चलेगी, और उसके बाद ये भी बंद हो जाएगी। अब आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि लाइट रिएक्शन होती कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो हम यहाँ पर प्रकाश अभिक्रिया के बारे में बात करें तो प्रकाश अभिक्रिया दो चरणों में होती है, दो चीजें इसके अंदर होती है। एक होता है साइक्लिक, चक्रीय फास्फोरीकरण। क्या होता है, एक अचक्रीय, पहले हम क्या बोलेंगे, अचक्रीय, क्या बोल रहे हैं, अचक्रीय फास्फोरीकरण। कौन सा फास्फोरीकरण है, अचक्रीय फास्फोरीकरण है, ये अचक्रीय है ना, अचक्रीय फास्फोरीकरण। फोटोफॉस्फोरीकरण हम बोलेंगे, फोटोफॉस्फोरीकरण, है ना। अच्छा, ये फास्फोरीकरण या फास्फोरिलेशन, फास्फोरीकरण बोल सकते हैं, फास्फोरिलेशन बोल सकते हैं, है ना, फास्फोरिलेशन है। दूसरा अचक्रीय है, और इसमें दूसरा कौन सा होता है, चक्रीय फास्फोरीकरण। देखो यार, इसमें एक चीज तो है कि चक्र लिखा हुआ है, चक्र का मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। तो चक्रीय फोटो फास्फोरीकरण। अब चक्रीय फोटो फास्फोरीकरण या रिलेशन, अब इसके अंदर हम बात करें, यहां पर देखो फोटो लिखा है, फोटो का मतलब क्या है, प्रकाश के लिए यूज कर रहे हैं, प्रकाश के लिए। फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है ATP निर्माण। क्या बोल रहे हैं, किसका निर्माण, ATP का निर्माण है। दूसरा यहां पर अचक्रीय बोल रहे हैं, अचक्रीय एक्चुअली होता क्या है, इस अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP का निर्माण होता है, और ATP का निर्माण किससे कर रहे हैं, प्रकाश से। प्रकाश मतलब प्रकाश ऊर्जा की मदद से हम इसमें ATP का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका ATP का निर्माण करते तो निर्माण के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है लौट के वापस नहीं आता है, इसलिए इसको हमने बोल दिया अचक्रीय फोटोफॉस्फोरीकरण।
आ गया समझ में? मतलब प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण करना या प्रकाश की मदद से एटीपी का निर्माण करना उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। लेकिन अब प्रकाश से हम क्या कर रहे, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके एटीपी बना रहे, और इलेक्ट्रॉन जहां से उत्तेजित हुआ, जहां से निकला, लौट के वापस नहीं आया, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करूं तो इसमें ऐसा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो जहां से निकला है, जिस घर से निकला है, लौट के शाम को उसी घर में वापस आ गया। सुबह जहां से निकला था शाम को लौट के वापस आ गया और एटीपी बना दी। क्या बना दी? एटीपी फॉर्मेशन कर दिया, एटीपी का निर्माण कर दिया, एटीपी का निर्माण कर दिया। इसको इसलिए हमने क्या बोल दिया, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या बोल दिया है? चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब दो चीजें हो गई, मतलब लाइट प्रकाश अभिक्रिया में दो चीजें हो गई। ये क्या हो गया, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, और दूसरा क्या हो गया, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में दो सिस्टम काम करते हैं। फोटो सिस्टम प्रथम, क्या बोल रहे हैं, फोटो सिस्टम प्रथम है ना, फोटो सिस्टम फर्स्ट है। और एक कौन सा होता है, फोटो सिस्टम द्वितीय। क्या होता है, फोटो सिस्टम प्रथम और फोटो सिस्टम द्वितीय होता है। दो फोटो सिस्टम काम करते हैं, है ना। अब ये जो फोटो सिस्टम है इसमें दोनों काम करते हैं, और इसके अंदर बात करें तो इसमें केवल फोटो सिस्टम प्रथम काम करता है। कौन सा काम करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता है, फोटो सिस्टम प्रथम काम करता है। सीधा सा क्वेश्चन आता है इस पे। अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन काम करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। और चक्रीय में कौन काम करता है, केवल फोटो सिस्टम वन, केवल फोटो सिस्टम वन काम करता है। अब हम यहां पर देख ले कि फोटो सिस्टम होते क्या है, कहां पर रहते हैं, क्या काम करते हैं। तो फोटो सिस्टम की बात करें तो यहां हम देख रहे हैं फोटो सिस्टम। पहली चीज, फोटो सिस्टम के बारे में किसने बताया है, फोटो सिस्टम के बारे में बात करें तो साइंटिस्ट थे इमर्शन। क्या नाम है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, इमर्शन। क्या नाम है, इमर्शन। उनके दोस्त थे जिनका नाम है अर्नोल्ड। क्या नाम है, इमर्शन और अर्नोल्ड। दोनों काम कर रहे थे क्लोरेला पर। एक हरी शैवाल है, किस पर काम कर रहे थे, क्लोरेला पर। क्लोरेला पर काम कर रहे थे। कौन काम कर रहे थे, काम मतलब रिसर्च कर रहे थे। काम मतलब ये नहीं कि तुम जो काम समझ रहे हो वो नहीं है ना। क्या रिसर्च कर रहे थे, कौन, इमर्सन और अर्नोल्ड। किस पर, क्लोरेला पर काम कर रहे थे। क्लोरेला पे काम करते करते उन्होंने दो प्रकाश तंत्र, क्या बोल रहा हूं, टू फोटो सिस्टम, क्या बोल रहा हूं, दो प्रकाश तंत्र, दो प्रकाश तंत्र का सिद्धांत दिया। दो क्या किया है, दो प्रकाश तंत्र का सिद्धांत दिया। दो प्रकाश तंत्र का सिद्धांत दिया, किसने दिया है, दो प्रकाश तंत्र का सिद्धांत इमर्शन और अर्नोल्ड ने, दोनों ने दिया है कि दो फोटो सिस्टम होते हैं। अब हम यहां पर बात करें भाई कि जो फोटो सिस्टम है ये ये किससे बना होता है, कहां पर रहता है, क्या चीजें हैं, तो हम यहीं पर देख रहे हैं। हम यहीं पर बात कर रहे हैं, प्रकाश तंत्र की बात कर रहे हैं। तो ये प्रकाश तंत्र है। प्रकाश तंत्र जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का समूह है। किसका समूह है, प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषी, है ना, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का समूह है। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का समूह है, उनका ये क्या हो गया, समूह हो गया है। अच्छा, इस समूह में ये जो समूह है ना, इसमें क्या होते हैं, हंड्रेड्स के करीब, कितने होते हैं, 100 के लगभग प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं, इसके अंदर वर्णक होते हैं। अच्छा, इन प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में अगर बात करें तो एक प्रमुख वर्णक होता है, क्या होता है, जिसको बोलते हैं अभिक्रिया केंद्र। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया केंद्र। जो प्रमुख वर्णक है, प्रमुख वर्णक को हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, अभिक्रिया केंद्र, है ना, अभिक्रिया केंद्र होता है। क्या होता है इसके अंदर, अभिक्रिया केंद्र है, प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है,
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम है एंटीनी। क्या नाम है? एंटीनी। और इसी का तीसरा नाम है एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल, सहायक वर्णक, है ना, सहायक। तो क्या है? प्रकाश तंत्र क्या है? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का समूह है। इस समूह में क्या होते हैं? अभिक्रिया केंद्र होता है और एक क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसके अंदर रहता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटीनी, या क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल, सहायक वर्णक, है ना, सहायक वर्णक अणु हम इनको बोलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बात करें ये होता क्या, कहां पर है, तो इसकी स्थिति देख लेते हैं। इसकी स्थिति की बात करें तो थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में। कहां पर होता है ये? थैलेक्वाइड की झिल्ली में होता है। किस में होता है? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। चीजें क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? है ना, तो क्या क्या हमने यहां पर देख लिया है? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का समूह है, और जो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के समूह में अभिक्रिया केंद्र, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंटीना, और या क्या बोलते हैं? सहायक वर्णक बोल रहे हैं। और कहां पर होता है? थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में है। फिर हम इसके बाद देख लेते हैं, हम इसको बना रहे किसको? फोटो सिस्टम को। देखो यार, फोटो सिस्टम को अगर हम बनाएं तो इसको ऐसे समझो कि एक मोहल्ले के नेता है। क्या है? एक मोहल्ले के मेन नेता है। तो ये मोहल्ले के एक मेन नेता है। इस नेता को हमने क्या नाम दे दिया है? अभिक्रिया केंद्र। क्या नाम दे दिया है? अभिक्रिया केंद्र। और ये जो अभिक्रिया, ये जो मोहल्ले के नेता है, इन नेता के साथ में छोटे छोटे क्या, इनके जैसे ही छर्रे होंगे। क्या होंगे? छर्रे होंगे। इन छर्रों को हम क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? इन छर्रों को हमने क्या बोला? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सहायक वर्णक। यही है, क्योंकि इनसे ही नेताजी की इज्जत है। छर्रे नहीं होंगे तो नेताजी की इज्जत नहीं होगी। तो फोटो सिस्टम में क्या क्या होता? अभिक्रिया केंद्र होता है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? जब लाइट पड़ेगा, जब प्रकाश पड़ेगा इनके ऊपर, क्या पड़ रहा है? प्रकाश पड़ रहा है। जब इनके ऊपर प्रकाश पड़ता, लाइट पड़ता है, तो लाइट किस रूप में आता है? फोटॉन्स के रूप में। क्या पड़ रहा है इसके ऊपर? फोटॉन्स पड़ रहे हैं। तो अभिक्रिया केंद्र पर भी पड़ रहा है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर भी पड़ रहा है। इनने भी प्रकाश अवशोषित किया, यहां से यहां आ गया, यहां से प्रकाश यहाँ। इन्होंने जो प्रकाश अवशोषित किया है, इस प्रकाश की ऊर्जा इनके पास है। ये ऊर्जा एक दूसरे को ट्रांसफर करके, मतलब मैं ये बोलूं, ये जो छर्रे हैं आपस में बहुत ज्यादा मिलजुल कर रहते हैं, है ना। तो ये अभी ये लाइट आई, यहां से आई, ये प्रकाश ऊर्जा आई, ये ऐसे ऐसे, और लास्ट में नेताजी को जो मेन अभिक्रिया सेंटर है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ऊर्जा स्थानांतरण। क्या कर रहे हैं? ऊर्जा स्थानांतरण कर रहे हैं। चीजें क्लियर है? क्या कर रहे हैं? ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहे हैं। ऊर्जा स्थानांतरण है, मतलब अंत में ऊर्जा किसको दे दी है? अभिक्रिया केंद्र को दे दी है। अब यहां पर बात करें, जो अभिक्रिया केंद्र है ना, ये केवल इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल ए का एक अणु। क्लोरोफिल ए का एक अणु होता है। केवल उसका क्या होगा? एक अणु होगा। एक अणु जो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल ए का एक अणु अभिक्रिया केंद्र बनाता है। बाकी जो होते हैं सब क्या बनाते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो अगर बात करें इसमें कितने होते हैं? 100 के लगभग, 100, है ना, 100 के लगभग, 100 के लगभग होते हैं, लगभग अणु होते हैं, है ना। अच्छा, इसके अंदर और क्या होगा? क्लोरोफिल ए के अन्य अणु क्या होंगे? देखो, इसमें हम बात करें क्लोरोफिल ए का एक अणु अभिक्रिया केंद्र बनाता है। बाकी क्लोरोफिल ए के अन्य अणु कहां आएंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। तो क्लोरोफिल ए के अन्य अणु हो गए, अन्य अणु हो गए, है ना। तो इसके अन्य अणु हैं। फिर हम इसके बाद बात कर रहे हैं, और क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल बी के अणु। क्लोरोफिल बी के अणु आ गए। फिर क्या आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट है कैरोटीनोइड। क्या है? कैरोटीनोइड्स। क्या है?
कैरोटीनॉइड से अब ये क्या काम करते हैं भाई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या काम करते हैं। अब इनके अगर काम की बात करें तो हमें पता है प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है, ये विजिबल दृश्य प्रकाश है ना। तो क्लोरोफिल ए एक विशिष्ट प्रकार की एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, लेकिन उस विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के अलावा प्रकाश की दूसरी तरंगदैर्घ्य को कौन अवशोषित करता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कौन कर रहा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रकाश की विभिन्न क्या है, ये प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्य को किसको कर रहे हैं, तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करते हैं, है ना, तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करते हैं, उसको अवशोषित। अच्छा, अब ये अवशोषित तो कर ही रहे हैं, पर उससे क्या है, उससे अवशोषित करते हैं और करने के बाद ये तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करके ऊर्जा किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, अभिक्रिया केंद्र को। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, हम यहां पर क्या लिख देंगे, क्या लिख रहे हैं यहां पर, हम दूसरा यहां पर लिखेंगे, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की, किसकी, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को बढ़ाते हैं, क्षमता या दक्षता को बढ़ाते हैं। ये उसकी दक्षता को क्या है, बढ़ाते हैं, उसकी दक्षता को बढ़ाते हैं, उसकी दक्षता को क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये तो काम कर ही रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इनका जो महत्वपूर्ण काम एक और है, क्या करते हैं, ये अभिक्रिया केंद्र की सुरक्षा भी करते हैं। किसकी, अभी, क्योंकि अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर ये है, तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, अभिक्रिया केंद्र को, किससे, प्रकाश ऑक्सीकरण से। तो क्या लिखेंगे, ये अभिक्रिया केंद्र को प्रकाश ऑक्सीकरण से बचाते हैं, प्रकाश ऑक्सीकरण, क्या बोल रहा हूं, प्रकाश ऑक्सीकरण से बचाते हैं, से सुरक्षा करते हैं, ये लिख देते हैं हम। उससे क्या कर रहे हैं, ये से सुरक्षा करते हैं, से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा काम क्या है, हमारा फोटो सिस्टम है। अच्छा, अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले लाइट पड़ी किस पर पड़ी, अभिक्रिया केंद्र पर पड़ी, और अभिक्रिया केंद्र के साथ किस पर पड़ी, एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल पर पड़ी। तो यहां पर ये अभिक्रिया केंद्र ने प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली, यहां इनके पास ये जो प्रकाश ऊर्जा है ये ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं, और अभी लास्ट में किसको कर देते हैं, अभिक्रिया केंद्र को कर देते। तो अभिक्रिया केंद्र के पास बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है, इससे अभिक्रिया केंद्र का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है और उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। फिर इसके बाद और ज्यादा ऊर्जा मिलने पर इसका इलेक्ट्रॉन, अभिक्रिया केंद्र का इलेक्ट्रॉन कक्षा से, ऑर्बिट से बाहर कूद जाता। जैसे ही बाहर कूदता है, यहां पर प्राथमिक, क्या बोल रहा हूं, प्राथमिक ग्राही मिल जाता है। क्या मिल जाता है, प्राथमिक ग्राही मिल जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, प्राथमिक ग्राही। ठीक है, प्राथमिक ग्राही ग्रहण कर लेगा। तो अब हम यहां पर बात करें तो अभिक्रिया केंद्र में कौन है, एक अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल ए का एक अणु होता है जो अभिक्रिया केंद्र बनाता है। इसको ऐसे समझो, क्लास है, क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें एक मॉनिटर है। या ऐसे समझो कि कॉलोनी है, कॉलोनी में एक नेताजी है, उनके साथ 100 छर्रे हैं, और नेताजी की ये सब छर्रे सुरक्षा करते हैं। चीजें क्लियर है। तो ये है, यहां पर बात करें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से जो छर्रे हैं, छर्रे में क्या होते हैं, 100 होते हैं छर्रे लगभग, और क्या काम करते हैं, क्लोरोफिल। अच्छा, कौन कौन होते हैं, क्लोरोफिल ए के अन्य अणु होंगे, फिर क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल बी के अणु होंगे, और क्या होगा, कैरोटीनॉइड्स होगा। अच्छा, ये कैरोटीनॉइड्स है, यही कैरोटीनॉइड्स ये अभिक्रिया केंद्र को प्रकाश ऑक्सीकरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है कैरोटीनॉइड्स। कौन करता है, कैरोटीनॉइड्स करता। एक्चुअली वास्तव में करता क्या है,
जब यहाँ पर ऑक्सीजन टूटती है तो नवजात ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वो नवजात ऑक्सीजन कैरोटीनॉइड क्या करता है, एक नवजात ऑक्सीजन को पकड़ा, दूसरी नवजात ऑक्सीजन को पकड़ा और दोनों को मिला के मॉलिक्यूलर आणविक ऑक्सीजन बना देता है। क्योंकि नवजात ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है और वो जहां बनी इसी को तोड़ देगी, तो इसको न तोड़े इसके लिए कैरोटीनॉइड इसको आणविक ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। तो यहां पर ये है। अच्छा, और ये क्या कर रहे हैं, ये प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करते हैं। विभिन्न तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करके प्रकाश के मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की दक्षता है उसको और बढ़ा देते हैं। तो ये पूरा का पूरा फोटो सिस्टम हो गया। अब हम बात करें फोटो सिस्टम के प्रकार की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक बार अगर यदि इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप, प्रकार देख रहे हैं। किसके प्रकार देख रहे हैं, प्रकार देख रहे हैं फोटो सिस्टम के प्रकार। तो हमने पहले ही बोला है फोटो सिस्टम दो प्रकार के हैं। मैं यहां पर एक PS1 है और यहां पर एक क्या है, PS2। फोटो सिस्टम को शॉर्ट में लिख रहा हूं। PS1 में क्या है, अभिक्रिया केंद्र है। क्या है, अभिक्रिया केंद्र है। और ये जो अभिक्रिया केंद्र है ये क्लोरोफिल ए का एक अणु होता है। तो यहां पर PS1 में जो अभिक्रिया केंद्र है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए 700। तो क्यों बोला क्लोरोफिल ए 700, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य को सबसे ज्यादा मैक्सिमम सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, इसलिए इस अभिक्रिया केंद्र को नाम दे दिया है P700, P700। एनसीईआरटी बेस में सीधे पूछेंगे कि PS1 के अभिक्रिया केंद्र का नाम क्या है, तो क्या नाम है, P700। साथ में इसमें और क्या मिलेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या मिलेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। दूसरा यहां पर क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं। क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं। और क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। मतलब मैं ये बोलूं कि ये जो जितने भी फोटो सिस्टम में प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, ये सारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक आपस में काय से जुड़े हुए हैं, प्रोटीन से जुड़े हैं। ये भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, ये भी वर्णक है, तो ये सब आपस में काय से जुड़े हैं, प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसा का ऐसा ही अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम सेकंड में भी क्या होगा, अभिक्रिया केंद्र होगा। जो अभिक्रिया केंद्र है ना, अभिक्रिया केंद्र की अगर हम बात करें इसमें, तो ये भी क्लोरोफिल ए का एक अणु होता है। और ये जो एक अणु है इसका नाम क्या है, क्लोरोफिल ए 680। क्लोरोफिल ए 680 क्यों बोला, 680 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य को ज्यादा अवशोषित करता है, इस पे मैक्सिमम पीक शो करता है, इसलिए इसका नाम है P680। क्या नाम है इसका, P680 इसका नाम है। दूसरा यहीं पर बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड मिलेगा। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होंगे, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होंगे, है ना, और क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे। ये भी ये रहेगा। तो ऐसा हम क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर दो चीजें हो गई, कौन सी हो गई, दो प्रकार हो गए, PS1 PS2। अब इसमें याद रखना PS1 का P700 और PS2 का P680, ये चीजें इसके अंदर याद रखनी है। अब यहीं पर हम देखते हैं कि ये जो है ना, यहीं पर हम देख रहे हैं कि ये भाई थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में कहां पर होते हैं। चलो इसको नेक्स्ट पेज पर ही देख लेते हैं हम, है ना। थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में कहां पर रहता है, तो लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम, क्या बात कर रहे हैं हम, इनकी लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं। लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम की लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये फोटो सिस्टम में कहां पर है, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में है। कहां पर है ये, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में है। तो मैं यहां पर एक ग्रेना बना रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैं बहुत सारे ग्रेना बनाऊंगा, है ना, 2 3 4 ग्रेना बनाएंगे, फिर देखेंगे इनकी लोकेशन। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये ऐसा है, ये थैलेक्वाइड है ना, यहां पर ये थैलेक्वाइड है, ये ऐसा है, ये थैलेक्वाइड में यहां पर हम देख रहे हैं ऐसा, और ये है,
स्ट्रोमा थैलेकोइड, ये है स्ट्रोमा, ये इसको पिठिका पटलिका भी बोलते हैं। क्या है इसका नाम? स्ट्रोमा लैमिली। क्या नाम है? स्ट्रोमा लैमिली या लैमिला, या इसी को हम बोलते हैं पिठिका पटलिका। क्या बोलते हैं? पिठिका पटलिका। पिठिका पटलिका है, ये इसके अंदर है। और यहां पर ये जो हम बना रहे हैं इसको हम बोलेंगे ग्रेना, ग्रेना थैलेकोइड। क्या बोल रहे हैं इसको हम? ग्रेना थैलेकोइड, है ना। पिठिका पटलिका और क्या है? ग्रेना थैलेकोइड। कितने फोटो सिस्टम है? 2 फोटो सिस्टम है। एक कौन सा होता है? PS1 होता है, दूसरा कौन सा होता है? PS2 होता है। अब हम देख रहे हैं PS1 को, जहां भी ये जो आउटर सरफेस है मैं व्हाइट व्हाइट से बना रहा हूं पूरा, जो व्हाइट व्हाइट वाला जितना भी आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला, ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर चल रहा है PS1 चल रहा है। तो मैं बोलूंगा बाहरी सतह। कौन सी सतह है? बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर कौन है? PS1 चलता है बाहरी सतह पर। या हम इसको बोलेंगे, लैटिन में जो साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं वो है अप्रेज्ड सरफेस। क्या बोलेंगे? इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, अप्रेज्ड सतह। कौन सी सतह है? अप्रेज्ड सतह। यहां पर कौन चलता है? इस अप्रेज्ड सतह पर इस पे चलता है PS1। PS1 कहाँ मिलेगा? बाहरी सतह पर या अप्रेज्ड सतह पर? ये पूरा PS1 है, यहां पर भी PS1 चल रहा है, अप्रेज्ड सतह पर PS1 चल रहा है। दूसरा इसी में अगर हम बात करते हैं किसकी? PS2 की। PS2 की बात करें तो ये जो है, ये अंदर वाली जो सतह है इस पर कौन चल रहा है? PS2 चल रहा है। तो यहां पर ये कौन है? PS2 है। प्रकाश सिस्टम 2 है। अच्छा, PS2 जो है अंदर वाली सतह पर तो हम क्या बोलेंगे? आंतरिक सतह या भीतरी सतह पर चलता है? आंतरिक सतह पर चलता है। लेकिन इसको याद करने से काम नहीं चलेगा। क्यों काम नहीं चलेगा? भीतरी बाहरी सतह नहीं पूछेंगे, कोई भी बता देगा। इसलिए इस पर क्या बोलेंगे? कहां पर चलता है? नॉन अप्रेज्ड सतह पर। कहां पर? नॉन अप्रेज्ड सरफेस पर चलता है, नॉन अप्रेज्ड सतह पर चलता है ना। यही आपसे पूछेंगे, मतलब यही शब्द पूछेंगे अगर लोकेशन पूछेंगे। अप्रेज्ड और क्या पूछेंगे? नॉन अप्रेज्ड। 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। कहां मिलते हैं अप्रेज्ड और नॉन अप्रेज्ड सतह पर? PS1 PS2 कहां चलता है? दूसरा क्वेश्चन इस पर क्या पूछेंगे? दूसरा क्वेश्चन इस पर आता है कि जो ग्रेना थैलेकोइड क्या है, ग्रेना थैलेकोइड में क्या चलता है? तो ये देख लो, ये पूरा ग्रेना थैलेकोइड है। इसमें PS1 और PS2 तो क्या क्या चलता है इसके अंदर? PS1 और क्या चलेगा? PS2। मतलब इसके अंदर दोनों होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं ग्रेना थैलेकोइड में, PS1 भी और PS2 भी। ये स्ट्रोमा लैमिली पिठिका पटलिका है। इसमें क्या चलेगा? पिठिका पटलिका में केवल क्या चलता है? केवल क्या होता है? केवल PS1 होता है। केवल क्या होता है? PS1 होता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार और बता रहा हूं मैं, है ना। ये क्या है? ग्रेना थैलेकोइड। और ये क्या? स्ट्रोमा है, जिसको क्या बोला? पिठिका पटलिका। ग्रेना थैलेकोइड में इसमें जो भी बाहर बाहर की सतह दिख रही है, इन बाहरी सतहों पर कौन चलता है? PS1 चलता है। तो हमने लिख दिया बाहरी सतह है, या इसी को क्या बोला? अप्रेज्ड सरफेस। क्वेश्चन इस पर आ गया। और जो अंदर वाली सतह है उस पे PS2 चलता है, क्या बोला? आंतरिक सतह, या क्या बोल देते हैं? नॉन अप्रेज्ड सरफेस बोल देते हैं ये। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इस पे कहां बनेगा? ग्रेना थैलेकोइड पर। ग्रेना थैलेकोइड में क्या चलता है? तो PS1 और PS2। फिर क्या पूछेंगे? स्ट्रोमा लैमिला या पिठिका पटलिका पर क्या चलता है? तो केवल PS1 चलता है। इतना इस पर पूछ लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के सबसे इंपॉर्टेंट सॉरी, इस पे आप पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट इसके बाद हम देख रहे हैं, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें, हम क्या देख रहे थे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय फॉस्फोरीकरण, है ना। तो हम यहीं पर देख रहे हैं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरीकरण। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अचक्रीय ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
हम क्या देख रहे हैं, अचक्रीय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये मिलेगा ग्रेनाथेलेक्वाइड में। कहाँ पाया जाता है, ग्रेनाथेलेक्वाइड में। मैं अभी आपको बता रहा हूं ग्रेनाथेलेक्वाइड, है ना। अच्छा देखो, क्योंकि इसमें PS1 PS2 दोनों काम करते हैं। क्या काम करते हैं, PS1 होता है और एक क्या होता है, PS2 दोनों होते हैं। और PS1 और PS2 दोनों किसके अंदर चलते हैं, PS1 और PS2 दोनों ग्रेनाथेलेक्वाइड में चलते हैं। इसलिए 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 अचक्रीय ETS, अचक्रीय फास्फोरीकरण या अचक्रीय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र कहां चलता है, ग्रेनाथेलेक्वाइड में चलता है। दूसरा इस पर क्वेश्चन आता है, कब सक्रिय होता है, क्या पूछते हैं, ये कब सक्रिय होता है, तो ये सक्रिय होता है 680 नैनोमीटर से कम की तरंगदैर्घ्य या उससे बराबर की तरंगदैर्घ्य। मतलब पहला क्वेश्चन, अचक्रीय फास्फोरीकरण कहां होता है, ग्रेनाथेलेक्वाइड में होता है। कौन शामिल होते हैं, PS1 PS2 दोनों शामिल होते हैं। कब सक्रिय होता है, 680 नैनोमीटर या उससे कम की तरंगदैर्घ्य पर सक्रिय होता है। फिर अब इसमें देखते हैं कि ये होता कैसे है है ना, इसके अंदर होता कैसे है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये उड़ गया तो चला जाएगा, है ना। इसलिए बिल्कुल बोर्ड पर ही आपको यहीं पर ही कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, हम इसकी डिस्कवरी के हिसाब से बात करें कि भाई कैसे डिस्कवर हुआ, क्या चीजें हुई, क्या हुआ, वो सब देख रहे हैं। तो सबसे पहले दो सिस्टम में PS1 और PS2 है। मैं यहां पर बात करता हूं, ये PS1 है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, और ये क्या है, उसका रिएक्शन सेंटर है P700। PS1 के फोटो सिस्टम का नाम क्या है, P700। और इस फोटो सिस्टम पर बात करें तो इसके साथ में क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमने बता दिया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इस पर क्या गिर रहा है, इस पर गिरेगा प्रकाश पड़ेगा, क्या पड़ेगा, लाइट पड़ेगा। तो इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है और ये एसेसरी पिगमेंट पर भी लाइट पड़ रहा है। और ये लाइट ऊर्जा को अवशोषित कर किसको दे रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन सेंटर को इन्होंने दे दिया। अब इसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन है। ये प्रकाश ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे, और जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे वहां पर और ज्यादा, ये उच्च ऊर्जा स्तर में आ गए हैं, है ना। तो इसके अभिक्रिया केंद्र का नाम क्या है, P700। तो ये P700 का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, और ज्यादा प्रकाश मिला तो ये ऑर्बिट से, कक्षा से बाहर कूद जाता है। तो हमने बोला ये कक्षा से बाहर कूद गया। जब ये कक्षा से बाहर कूदता है तो इसको सबसे पहले प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही आ जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही आता FRS, क्या आता है, FRS, फेरिडॉक्सिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, फेरिडॉक्सिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस, या इसको बोलते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या बोलते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो सबसे पहले किसने रिसीव कर लिया है, आयरन सल्फर प्रोटीन ने रिसीव कर लिया है। यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है FD के पास। FD मतलब कौन है, फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। यहां इलेक्ट्रॉन आने के बाद यहां पर किसके पास आ गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन FD के पास आ गया। यहां पर एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। क्या नाम है, NADP रिडक्टेज। क्या नाम है, NADP रिडक्टेज, है ना। NADP रिडक्टेज एंजाइम है। अच्छा, ये NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है बहुत परोपकारी, बहुत धर्मात्मी एंजाइम है। क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा समझो कि भटकी हुई आत्मा है जो सब जगह भटक रही है। तो ये भटकता हुआ यहां पर आया, यहां पर आया। अब क्या है, ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा, यहां से NADP प्लस और 2H प्लस लेगा। 2H प्लस आए किसके पास, NADP रिडक्टेज के पास। NADP प्लस आए और 2H प्लस आए, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आए। इन तीनों को मिलाकर क्या बना देगा, NADPH2। क्या बना देगा, NADPH2। क्या बना देगा, NADPH2। मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन भटक रहा था, लास्ट में इस इलेक्ट्रॉन को किसने ग्रहण कर लिया, NADP प्लस ने ग्रहण कर लिया। लेकिन किसकी मदद से, NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से इलेक्ट्रॉन
यहां पर आ गया और इलेक्ट्रॉन की आत्मा को अब शांति मिल गई, इलेक्ट्रॉन अब भटकेगा नहीं। इतने सिस्टम की सबसे पहले डिस्कवरी हो गई थी, सबसे पहले इतना सिस्टम खोज लिया गया था, इतना सब पता लग गया था और इसको नाम दे दिया था। इस सिस्टम को क्या नाम दे दिया था? PS1 फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसको नाम दे दिया गया था। लेकिन अब देखो यहां दिन भर फोटोसिंथेसिस होता है, तो दिन भर तो इसके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा नहीं है, जैसे कोई फैक्ट्री है नहीं कि जो दिन भर यहां से इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, प्रोडक्शन करता रहे और जाते रहे। तो फिर साइंटिस्ट को पता लगा कि नहीं यार, एक कोई सिस्टम और इससे पहले जहां से इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं। तो फिर देखा, तो बोले देखा, तो फिर उनको पता लगा कि यार इससे पहले एक सिस्टम और होता है, लेकिन तब तक इसको नाम दे चुके थे PS1, इसलिए इसके पहले वाले सिस्टम को क्या नाम दे दिया? PS2। मतलब सीक्वेंस में सबसे पहले PS2 आता है, इसके बाद PS1 आता है, लेकिन डिस्कवरी में सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई? PS1 की। तो अब हम देख लेते हैं PS2 जो इसके पहले आता है। PS2 की बात करें तो ये फोटो सिस्टम 2 है और इस फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर का नाम है P680। क्या नाम है? P680। और इसके साथ में हमें क्या मिलेंगे? एसेसरी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये एसेसरी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल इसके साथ में आ गए हैं। अब यहां पर क्या पड़ेगी? इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, तो ये लाइट पड़ रही है और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसके पास? रिएक्शन सेंटर को उन्होंने लाइट को ट्रांसफर कर दिया। इसका इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा? स्टिमुलेट होगा, है ना। तो ये 680 का इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट हुआ, यहां से हाई एनर्जी लेवल में चला गया और ज्यादा एनर्जी मिली तो ये ऑर्बिट से, कक्षा से बाहर कूद जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर कूदा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर कूदा, यहां पर फियोफाइटिन, कौन है? फियोफाइटिन होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो फियोफाइटिन ने ले लिया, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाता है PQ, सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन है? PQ। PQ ने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। यहां से इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास जाएगा? साइटोक्रोम B6F के पास। किसके पास जा रहा है? साइटोक्रोम B6F के पास जा रहा है। यहां से किसके पास जाता है? प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास? प्लास्टोसाइनिन के पास। और प्लास्टोसाइनिन से कहां जाता है? PS1 में। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन भटकते 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 किसके पास आ गया है? PS1 के पास। PS1 से इलेक्ट्रॉन फिर यहां लाइट मिलेगा, लाइट मिलेगी और यहां से फिर चला जाएगा, अंत में यहां आ जाएगा। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये तो चला गया, यहां से यहां आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? सबसे महत्वपूर्ण काम यही कर रहा है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन का दोनों फंक्शन है। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर भी, इलेक्ट्रॉन का वाहक भी और हाइड्रोजन का वाहक भी है। तो जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मतलब होता है पिठिका। कहां से? पिठिका से H+ आयन को उठा के कहां डाल दिया? ल्यूमेन में, गुहा में। किसमें डाल दिया है? गुहा में डाल दिया। किसकी गुहा में? किसकी कैविटी में? थैलेक्वाइड की गुहा के अंदर डाल दिया। अच्छा, यहां थैलेक्वाइड की गुहा में क्या होगा? ये मैकेनिज्म देखेंगे कैसे बनेगा। यहां पर इस हाइड्रोजन से ADP+ IP से क्या बना लिया जाएगा? ATP बना लिया जाएगा। इसकी रसोपरासरण थ्योरी अपन अभी देखेंगे इसके बाद में, जस्ट, है ना। तो यहां से ये कर दिया। मतलब प्लास्टोक्विनोन क्या है? इलेक्ट्रॉन वाहक भी है और हाइड्रोजन वाहक भी है। तो यहां ये बन गया। अब हम बोल रहे हैं भाई ये सारी चीजें हो गई है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, इधर से इधर चला गया, यहां से यहां आ गया और ये सब कुछ इसने कर लिया, है ना। लेकिन यार अब इसके पास भी ऐसी कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते रहेगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, कंटिन्यू पड़ेगी। दिन भर फोटोसिंथेसिस चलेगा तो दिन भर इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। तो बोले यार यहाँ इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? यहां पर जल का प्रकाश ऑक्सीकरण होता है। जल यहां पर टूटता है, किसमें? PS2 में। इस PS2 के अंदर, इसका नाम क्या है? फोटो सिस्टम 2 नाम है। इस फोटो सिस्टम 2 में क्या टूटेगा? H2O टूटेगा। जब इसके अंदर जल टूटता है, पानी टूटता है, तो क्या निकलता है? 2 H+ आयन निकलते हैं और क्या निकलती? नवजात ऑक्सीजन निकलती। मैंने यही बोला था, ये नवजात ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। यहां बनेगी, हो सकता है इसी को तोड़ दे, अभिक्रिया केंद्र को ही तोड़ दे, उसका ऑक्सीकरण कर दे। तो उसके ऑक्सीकरण से बचाने के लिए
कौन काम करता है? कैरोटीनॉइड काम करता है। नवजात ऑक्सीजन को तो कैरोटीनॉइड दो नवजात ऑक्सीजन को पकड़ के जोड़ देता है और जिससे आणविक ऑक्सीजन बन जाती है। तो ये निकले 2 H+ आयन निकले, एक ऑक्सीजन निकली और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? अभिक्रिया केंद्र के पास जाएंगे। अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन ETS में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ और इधर से इधर। चीजें समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में भेज देना। अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख रहे हैं कि भाई जो P680 है यह फोटो सिस्टम सेकंड है, ये कौन सी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है? तो जो फोटो सिस्टम सेकंड है ये 680 नैनोमीटर, क्या बोल रहा हूं, 680 नैनोमीटर या उससे कम की तरंग दैर्ध्य पर सक्रिय होता है। किस पर होता है? 680। मतलब ये 680 नैनोमीटर, कितने नैनोमीटर? 680 नैनोमीटर से 680 नैनोमीटर या इससे कम की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। की तरंग दैर्ध्य है ना, इससे कम की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। और दूसरा बात करें, है ना, अवशोषित करता। दूसरा किसकी बात करें? PS1 की। PS1 680 नैनोमीटर से कम तथा अधिक की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। कि क्या कर रहा है? से अधिक की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर रहा है, को अवशोषित करता है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? मतलब ये क्या है? 680 से कम तथा उससे अधिक की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। और ये क्या करता है? 680 या इससे कम की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता। कौन? PS2 और कौन? PS1। दोनों की हमने क्या देख ली? तरंग दैर्ध्य देख ली। अब एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है रेडॉक्स पोटेंशियल। क्या दिया है? रेडॉक्स पोटेंशियल। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। रेडॉक्स पोटेंशियल की बात करें, है ना, तो ये जो है रेडॉक्स पोटेंशियल है, रेडॉक्स विभव। अभी ये जो रेडॉक्स विभव है, रेडॉक्स विभव के बारे में आप केमिस्ट्री वाले, जो भी आपके केमिस्ट्री वाले सर हैं उनसे आप उस पर डिस्कस कीजिए। लेकिन मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि क्या होता है ना। तो देखो, रेडॉक्स विभव की जब भी बात हो, जब भी रेडॉक्स विभव के बारे में आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना यहां पर रेडॉक्स विभव पॉजिटिव होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। बीच में रेडॉक्स विभव 0 होता है। बीच में रेडॉक्स विभव क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है। और ऊपर रेडॉक्स विभव क्या होता है? माइनस होता है। चीजें समझ में आ गई है? क्या बोल रहा हूं? नीचे रेडॉक्स विभव कैसा है? धन है। ऊपर जाओगे तो कैसा है? ऋण है। चीजें क्लियर है? मतलब मैं बात करूं कि P680, जो P680 680 है, ये क्लोरोफिल ए है, ये नॉर्मल अवस्था में है, तो इसका विभव कैसा होगा? धनात्मक होगा। रेडॉक्स विभव कैसा होगा? धनात्मक होगा। जब इसको ऊर्जा दी और इससे ऊर्जा देने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट हुआ तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। बोले यार ये इसका, जब ये उच्च ऊर्जा स्तर में इसका इलेक्ट्रॉन गया तो रेडॉक्स विभव क्या होगा? तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स विभव के बारे में, है ना। तो यहीं पर अगर मैं बोलूं कि रेडॉक्स विभव के उसमें ये कहां कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो जब यहां से बात करें तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? धनात्मक रेडॉक्स विभव से ऋणात्मक रेडॉक्स विभव की ओर। अपहिल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? अपहिल, है ना। इसको ऐसे ही याद रखना है। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम ऋणात्मक विभव से अधिक ऋणात्मक विभव की ओर जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डाउनहिल, है ना। मैं अभी बताऊंगा क्या होता है डाउनहिल। यहां से यहां हमने इसको क्या बोल दिया? डाउनहिल। यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो फिर इसको बोला अपहिल, और यहां से जा रहा है तो फिर हमने बोला डाउनहिल। मतलब यहां से ऊपर अपहिल, यहां से इधर डाउनहिल, यहां से फिर अपहिल, यहां से यहां डाउनहिल। ये ऊर्जा के फॉर्म में बात करें, एनर्जी के फॉर्म में बात करें। ऊर्जा तो कम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा, उच्च ऊर्जा से कम ऊर्जा, कम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा, उच्च ऊर्जा से कम ऊर्जा, ऊर्जा के फॉर्म में। लेकिन
अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डाउनहिल में जा रहा है, डाउनहिल में है, तो उसकी रिडॉक्स विभव के उसमें कहां से कहां जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल में जाता है तो रिडॉक्स विभव में कहां से कहां जाता है, कम रिडॉक्स विभव से अधिक रिडॉक्स विभव की ओर। प्लस में है तो अधिक रिडॉक्स विभव है, माइनस में है तो कम रिडॉक्स विभव है। चीजें क्लियर है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है ना। अब देखो इस रिडॉक्स विभव के हिसाब से इनको जमाते हैं तो हमें एक Z मिलता है, Z शेप में मिलता है, मतलब रिडॉक्स स्केल पर जब इन सभी को ये इलेक्ट्रॉन वाहकों को जमा रहे तो हमें Z की आकृति मिलती है। किसकी आकृति मिलती है, Z की आकृति मिलती है, इसीलिए इसको हम Z स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं, Z स्कीम कहते हैं। यहां पर ये पूरा का पूरा हो गया। अब हम इसने यहां पर तो हमने देख लिया है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कहां पर होता है, कैसे चलता है, क्या चीजें होती है, कैसा क्या होता है। चीजें क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ले लिया है। चलो फिर हम इसके बाद नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट हम इसके अंदर देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में कहां कहां होता है ना। तो अब मैं फिर वापस से क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं। एक ये बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है ना, ये बड़ा सा हरित लवक हो गया है। इस हरित लवक के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर बात करें तो हमें थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन मिलेगी, थैलेक्वाइड मिलेगा। तो ये थैलेक्वाइड है ना, यहाँ पर ये थैलेक्वाइड है और थैलेक्वाइड के अंदर इतना सा ये लुमेन है ना, थैलेक्वाइड की लुमेन है। इस थैलेक्वाइड के लुमेन में ही ये चलता है, यहीं पर ये सारी चीजें होती। तो यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है। इसमें फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम बात करें तो ये PS2 है ना। यहाँ पर हमने देख लिया PS1 है। इस अच्छा इस ये PS2 इसके साथ में एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल होंगे, तो ये एसेसरी पिगमेंट सहायक वर्णक है। यहाँ पर बात करें तो इसमें भी क्या है, ये सहायक वर्णक है। अच्छा इन दोनों पर क्या पड़ेगी, सूर्य प्रकाश पड़ेगा। ये सूर्य प्रकाश पड़ा है, इन पर भी सूर्य प्रकाश पड़ेगा। अब इस पर जैसे ही सूर्य प्रकाश पड़ा, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से बाहर कूद जाएगा। कौन रिसीव करेगा, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से कहाँ गया, साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स, वहां से कहाँ गया, प्लास्टोसाइनिन PC, और PC से कहाँ चला गया, फोटो सिस्टम 1 में। कहाँ आ गया, फोटो सिस्टम 1 में आ जाता। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, FRS के पास। FRS से कहाँ जाता है, फेरेडॉक्सिन के पास। किसके पास चला गया इलेक्ट्रॉन, फेरेडॉक्सिन के पास। फेरेडॉक्सिन के बाद यहां पर एक एंजाइम था जिसका नाम क्या रखा था, NADP रिडक्टेज। क्या था, NADP रिडक्टेज एंजाइम था। तो ये एंजाइम कौन सा है, NADP रिडक्टेज है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन भटकते हुए किसके पास आ गया, NADP के यहां पर आ गया। NADP क्या करेगा, NADP करेगा है ना, किसको है ना, NADP प्लस और किसको, 2H+, दोनों को जोड़कर यहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर, ये इलेक्ट्रॉन जो भटक रहा था इसको लेकर क्या बना देगा, NADP+, NADPH2 क्या बना देगा, NADPH2। ये पूरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का ये पिठिका है। क्या है, पिठिका। पिठिका मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रोमा की बात कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो पॉइंट मैंने बताया है इस पर क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं। पहले पूछेंगे कि NADP रिडक्टेज एंजाइम कहां होता है। NADP रिडक्टेज एंजाइम थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में, थैलेक्वाइड की झिल्ली में बाहर की तरफ होता है। ये एक ही झिल्ली है, झिल्ली में बाहर की तरफ होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि NADP जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, भाई इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूछेंगे कि PS1 से, है ना। चलो इलेक्ट्रॉनों के बारे में एक बार और मैं आपको बता दूं, है ना, प्रीवियस पेज में। तो यहां पर देख रहे हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही ये है, क्या है, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही ये है PS2 में, और यहां पर प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, FRS है। कौन है, FRS। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, अंतिम है ये, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है,
अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP+, मतलब PS2 में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही PO13, PS1 में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही FRS, और अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है Z स्कीम में। अगर आपसे पूछे Z स्कीम में अचक्री इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, तो NADP+ है जो क्या है अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा हूँ PS2 है, ये ऐसा गया अंत में किसने किया, इनने किया है ना, तो NADP+ बन गया। तो आपसे यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP+ है। ये एंजाइम कहाँ लगा है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ लगा हुआ है। फिर आपसे पूछेंगे कि NADPH2 कहाँ मिलते हैं, तो NADPH2 हमें कहाँ मिलेंगे, स्ट्रोमा के अंदर। कहाँ पर मिलेंगे, स्ट्रोमा के अंदर हमें NADPH2 मिलेंगे। तो यहाँ पर ये यहाँ से गिरेंगे तो स्ट्रोमा पेटिका के अंदर हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं, इसकी बात करें प्लास्टोक्विनोन की, PQ की। PQ क्या करता है, PQ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेकर यहां से H+ आयन को कहां छोड़ देता है, स्ट्रोमा के अंदर छोड़ देता है, ये ल्यूमेन के अंदर छोड़ देता है। तो ल्यूमेन में H+ आयन हो जाते हैं। ल्यूमेन के अंदर क्या हो गए, H+ आयन हो गए। तो यहां पर ल्यूमेन में H+ आयन ज्यादा है, तो यहाँ का pH कम होता है। कहाँ का pH कम होता है, ल्यूमेन का pH कम होता है, और यहाँ पर H+ आयन कम होते हैं, इसलिए यहाँ का pH ज्यादा होता है। इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ का pH ज्यादा होगा, स्ट्रोमा का pH ज्यादा होगा, कहाँ का pH कम होगा, ल्यूमेन का pH कम होगा, H+ आयन ज्यादा होंगे। अब बोल रहे यहीं पर वाटर भी टूटता है। जब यहाँ पर जल टूटता है तो जल के लिए हम यहाँ पर एक जल को तोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग, मतलब ऑक्सीजन को मुक्त करने वाला कॉम्प्लेक्स या जल को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स, को तोड़ने वाला, जल को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स है। ये प्रोटीन का बना होता है, और इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन होता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर मैग्नीज होता है, और इसके अंदर क्लोराइड होता है। बोले कॉम्प्लेक्स कहां पर होता है, थैलेकोइड, ये थैलेकोइड की झिल्ली में अंदर की तरफ होता है, यहां पर होता है। बोले यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होगा, जलकाणु आएगा, जलकाणु आएगा, और जलकाणु टूटेगा तो 2 H+ आयन मुक्त होंगे। तो बोले कहां मुक्त होंगे, ल्यूमेन में मुक्त होंगे। कहां, ल्यूमेन में, और क्या मुक्त होगी, ऑक्सीजन मुक्त होगी। कहां पर मुक्त होगी, ल्यूमेन में ही मुक्त होगी। और इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, PS2 का अभिक्रिया केंद्र इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। चीजें क्लियर है, मतलब मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, जल कहां पर टूटता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में टूटता है। अच्छा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कहां होता है, थैलेकोइड की झिल्ली में अंदर की तरफ होता है। तो बोले ऑक्सीजन कहां मुक्त होगी, तो बोले ल्यूमेन में मुक्त होगी। तो फिर पूछेंगे NADPH2 कहां मुक्त होता है, तो NADPH2 कहां मुक्त होता है, पेटिका में मुक्त होता है। चीजें क्लियर। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं, यहां पर इधर से भी H+ आयन आ रहा है और यहां से भी H+ आयन आ रहा है, मतलब इस ल्यूमेन के अंदर H+ आयन ही H+ आयन हो जाते हैं। H+ आयन इधर ज्यादा और यहाँ H+ आयन कम, मतलब गुहा में H+ आयन ज्यादा और पिठिका में H+ आयन कम। कम होने से यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या विकसित होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित होता है। क्या विकसित होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित होता है। प्लस फिर और बात करें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज धन आयन ज्यादा हो जाएंगे अंदर, तो यहां पर बाहर ऋण आयन ज्यादा हो जाते हैं। और यहां पर जब वोल्ट मीटर लगाओगे तो वोल्टेज आता है, तो यहां पर डेवलप होता है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ये डेवलप हो गया यहां पर। इन दोनों के कारण, प्रोटॉन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के कारण H+ आयन इसके अंदर नहीं रह पाएंगे और यहां से बाहर निकलना चाहेंगे। लेकिन जब यहां से बाहर निकलना चाहेंगे तो इसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या होता है, इस मेम्ब्रेन में यहां पर F0 और F1 पार्टिकल होता है। कौन से होते हैं, F0 F1 पार्टिकल, जिसको बोलते हैं ऑक्सीसोम या एटीपी सिंथेज, है ना। तो F0 पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ रहता है। कहां धसा हुआ है, इस मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ। F1 पार्टिकल झिल्ली से बाहर निकला हुआ है। तो इसको NCERT में CF0 लिखा है और CF1 लिखा है। अब ये जो F0 है, F0 के अंदर अगर हम बात करें तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलता है प्रोटॉन चैनल। क्या मिलता है, प्रोटॉन चैनल मिलता है। इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है,
प्रोटॉन चैनल। और प्रोटॉन चैनल कैसे काम करता है? सुषाद्य विसरण से, फैसिलिटेटेड। किससे काम कर रहा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुषाद्य विसरण के द्वारा काम करता है। तो यहां पर ये अच्छा, और ये जो है इसके अंदर प्रोटॉन चैनल है। और यहां पर बात करें तो यहां पर एटीपी सिंथेज है। कौन है? एटीपी सिंथेज है। एटीपी सिंथेज इसके अंदर है। तो H प्लस आयन अंदर ज्यादा, बाहर कम, तो H प्लस आयन अंदर से बाहर आना चाहेंगे, तो इस प्रोटॉन चैनल से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। कहाँ जाते हैं? स्ट्रोमा के अंदर, पिटिका के अंदर ही आ जाते हैं। जब ये पिटिका में आते हैं तो ये एटीपी सिंथेज, कौन? एटीपी सिंथेज एंजाइम क्या करता है? एडीपी प्लस आईपी से क्या बना देता है? एटीपी बना देता है। क्या बना देगा? एटीपी बना देगा। मतलब ये जो जेड स्कीम है, इस जेड स्कीम से हमें क्या क्या मिलता है? तो जेड स्कीम में वाटर टूटता है, एटीपी मिलती है, NADPH2 मिलता है और ऑक्सीजन निकलती है। ये ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन कहाँ निकलती है? ल्यूमेन में, गुहा में। एटीपी कहाँ मिलता है? स्ट्रोमा में। नहीं सॉरी, NADPH2 कहाँ मिलता है? स्ट्रोमा में। एटीपी कहाँ बनेगी? स्ट्रोमा में। लेकिन कौन कहाँ पर? F1 पार्टिकल से बनेगी। F0 पार्टिकल कहाँ होता है? इसके अंदर धसा हुआ होता है। अच्छा, अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे? इससे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि एटीपी बनने के दौरान, किसके बनने के? एटीपी बनने के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या होता है? प्रोटियन ग्रेडियंट टूटता है। मतलब जितना H प्लस आयन अंदर ज्यादा और जितना बाहर कम, यहां कम यहां ज्यादा, जितना अंतर होगा उतना प्रोटॉन ग्रेडियंट का मान ज्यादा होगा। लेकिन जितने H प्लस आयन यहां से बाहर आएंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट का मान उतना कम होते जाएगा। तो आपसे पूछेंगे एटीपी बनने के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट का मान कम होता है या प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है। चीजें क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं रसोपरासरण थ्योरी। क्या बोलते हैं? रसोपरासरण थ्योरी या कैमियो ऑस्मोटिक थ्योरी। तो यहां पर जेड स्कीम पूरा फिनिश हो जाता है। चीजें क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसकी फोटो लेना चाहे तो आप इसकी फोटो ले सकते हैं। देख रहे हैं चक्री ETS की बात कर रहे हैं, है ना? चक्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चक्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बात करें तो इसका मतलब ये है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा लौट के वापस वहीं पर आ जाएगा। और हमने देखा था इसमें कौन काम कौन इन्वॉल्व होता है? केवल कौन भाग लेता है? केवल PS1। कौन भाग लेगा? केवल PS1। अच्छा, दूसरी बात कहां पर होगा? ग्रेना में। ग्रेना में। प्लस कहां पर होगा? स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा लेमिला में। मतलब ग्रेना में और स्ट्रोमा, पिठिका पटलिका में। किसमें? पिठिका पटलिका, दोनों जगह होगा। पिठिका पटलिका दोनों जगह होगा और ग्रेना में होगा। चीजें क्लियर है? अच्छा, ग्रेना के अंदर होगा, पिठिका पटलिका दोनों में होगा। और इसमें पूछते हैं भाई कौन भाग लेगा? PS1 भाग लेगा। दूसरा क्या होगा? ग्रेना प्लस स्ट्रोमा लेमेली दोनों जगह होगा। और कब चलेगा? कब होगा? कहां होगा? कौन भाग लेगा और कब होगा? कब होगा? जब तरंगदैर्घ्य, क्या बात कर रहा हूं? तरंगदैर्घ्य जो है, जब तरंगदैर्घ्य क्या हो? तरंगदैर्घ्य कितनी हो? 680 नैनोमीटर से अधिक हो। क्या हो? तरंगदैर्घ्य 680 नैनोमीटर से अधिक। जब तरंगदैर्घ्य 680 नैनोमीटर से अधिक होगी तभी चलेगा। कौन चलेगा? चक्रीय फास्फोरीकरण। कौन चलेगा? चक्रीय फास्फोरीकरण तब चलेगा। अब हम देख लेते हैं भाई चक्रीय फास्फोरीकरण में क्या क्या चीजें होती है। बहुत सिंपल है। हमने यहां पर क्या है? P700 P700 है। इसके साथ में क्या होंगे? असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, सहायक वर्णक होंगे। ये सहायक वर्णक है। क्या होगा? इस पर लाइट पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो ये सूर्य का प्रकाश पड़ गया है, इनसे यहां पर ऊर्जा आखिरी में इसको ट्रांसफर कर देंगे। क्या होगा? ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। यहां से क्या होगा? यहां से और ज्यादा एनर्जी मिलने पर इसका इलेक्ट्रॉन यहां से कूद जाएगा। इलेक्ट्रॉन कूद गया, कहां जाएगा? प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? FRS है। फेरेडॉक्सिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन है? FRS है। FRS से ये कहां जाएगा? FD के पास। FD मतलब किसके पास? फेरेडॉक्सिन के पास। फेरेडॉक्सिन से कहां जाएगा? साइटोक्रोम B6 के पास।
किसके पास चला गया इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम B6 के पास चला गया। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? प्लास्टोक्विनोन के पास। किसके पास चला गया? PQ के पास। PQ से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? साइटोक्रोम F के पास। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? PC के पास। और PC से अंत में इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? जहां से निकला था। सुबह का भूला शाम को लौट के वापस आ गया। सुबह का जो भटका है शाम को लौट के वापस आ गया, तो उसको भटकवा नहीं बोलते, वापस ये घूमता रहेगा, दिन भर घूमता रहेगा ऐसा, है ना। लेकिन कब घूमेगा? जब तरंग दैर्घ्य 680 नैनोमीटर से अधिक की हो। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन यहां से घूम के तो आ गया है, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है PQ। PQ क्या करता है? PQ स्ट्रोमा से, स्ट्रोमा मतलब क्या? पिठिका से। PQ पिठिका से H+ आयनों को उठाता है और कहाँ डालता है? गुहा में। कहाँ डालता है? H+ आयनों को गुहा में डालता है। अब गुहा में क्या होगा? यहाँ पर वही कैमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, रसोपरासन थ्योरी होगी, और इस रसोपरासन थ्योरी से ADP प्लस IP से क्या बन जाएगी? ATP बन जाता है। क्या बन जाता है? ATP बन जाता। तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ गया, यहाँ से ऐसा आया, ये आया और इसमें चला गया, और यहाँ पर इनने क्या कर दिया? ATP बना दी। ये क्या हो जाता है? चक्रीय फास्फोरीकरण, है ना। अब आपसे चक्रीय और अचक्रीय दोनों के बीच में डिफरेंस पूछते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो सिंपल सी बात है, Z स्कीम में या अचक्रीय फास्फोरीकरण में ATP बनती है, NADPH2 बनता है। इसमें केवल क्या बन रही है? ATP बन रही है। अच्छा, दूसरी बात, उसमें क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। आ गया। उसमें वाटर का फोटोलिसिस होगा, इसमें वाटर का फोटोलिसिस, प्रकाश ऑक्सीकरण नहीं होता है। चीजें क्लियर है? यहां पर लाइट रिएक्शन पूरी फिनिश हो जाती। हमने सारी चीजें देख ली, लाइट रिएक्शन देख लिया, फोटो सिस्टम देख लिया, इसके बारे में जितनी भी चीजें थी सब हमने इसमें पूरी देख ली है। इसमें कुछ चीजें NCERT से बाहर की हैं, लेकिन आपको NCERT की लाइन समझने के लिए ये चीजें एक बार देखनी पड़ेगी, है ना, तभी आपको NCERT की लाइन क्लियर होगी, है ना। अब इसके बाद में आपको इसकी क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चन लगाने के बाद आपको मुझे कमेंट्स करना है। थैंक यू।